पर बात कर रहे हैं। ये है बक कन्वर्टर का पावर स्टेज और उसके डिजाइन के हिसाब किताब। जी, और हमारी गुफ्तगू की बुनियाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की एक एप्लीकेशन रिपोर्ट SLVA 477B पर है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट खास तौर पर उन कन्वर्टर्स को देखती है जिनमें स्विच आईसी के अंदर ही होता है और जो कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड यानी CCM में काम करते हैं। हाँ, यानी इंडक्टर करंट कभी सिफर नहीं होता। सही। तो आज का मकसद सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं, बल्कि समझना है कि ये हिसाब कैसे होते हैं, उनके पीछे क्या सोच है, क्या समझौते करने पड़ते हैं। जी, ताकि जो लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी रखते हैं वो समझ सके कि ये पावर स्टेज बनता कैसे है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम क्या होता है इस डिजाइन में? देखें, कोई भी हिसाब शुरू करने से पहले ना आपको 4 बुनियादी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी 4 चीजें? पहली, इनपुट वोल्टेज की रेंज, यानी कम से कम कितना होगा VIN मिनिमम और ज्यादा से ज्यादा कितना VIN मैक्स। ठीक है, करंट कितना देना है IOT मैक्स। और चौथी, आप कौन सा मखसूस आईसी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये IC पहले से पता होना क्यों जरूरी है? ये बहुत अहम है। देखिए, ये पैरामीटर्स दो आपके ऑपरेटिंग हालात बता रहे हैं। वोल्टेज कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, करंट कितना होगा। जी। लेकिन आईसी के अंदर जो स्विच है उसकी अपनी खसूसियात होती हैं। उसकी करंट लिमिट क्या है, उसके नुकसानात कितने हैं, ये सब डेटा शीट से मिलता है। इसके बगैर हिसाब आगे नहीं बढ़ सकता। समझ गया। तो ये बुनियाद बन गई। अब आते हैं पहले हिसाब पर, ज्यादा से ज्यादा स्विच करंट। रिपोर्ट कहती है पहले ड्यूटी साइकिल निकालें VIN मैक्स इस्तेमाल करते हुए। जी हाँ, VIN मैक्स यानी सबसे ज्यादा इनपुट वोल्टेज। और इसमें एफिशिएंसी जैसे 90% शामिल करने का भी कहा गया है। बिल्कुल, VIN मैक्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये वो हालत है जब स्विच पर सबसे ज्यादा करंट का दबाव पड़ता है। पीक करंट इसी वक्त आता है। अच्छा। और एफिशिएंसी वो इसलिए कि कोई भी कन्वर्टर 100% एफिशिएंट नहीं होता। कुछ पावर जाया होती है, हीट बनती है। तो कन्वर्टर को सिर्फ आउटपुट पावर नहीं देनी, बल्कि अपने अंदरूनी नुकसानात को भी पूरा करना है। एफिशिएंसी शामिल करने से ये हिसाब ज्यादा हकीकत पसंदाना हो जाता है। ठीक है, ड्यूटी साइकिल आ गया। अब अगला कदम है इंडक्टर रिपल करंट, यानी डेल्टा IL। जी, डेल्टा IL ये वो करंट का उतार चढ़ाव है जो इंडक्टर में हर स्विचिंग साइकिल में होता है। इसके लिए फॉर्मूला है जो वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस वैल्यू पर मुनहसर है। बिल्कुल, ये इंडक्टेंस वैल्यू या तो डेटा शीट में दी होती है या हमें खुद चुननी पड़ती है। ये रिपल करंट अहम क्यों है? ये बहुत अहम है। ये आपके आउटपुट वोल्टेज की रिपल को मुतासिर करता है, इंडक्टर और स्विच से गुजरने वाले पीक करंट को बढ़ाता है और कारकर्दगी पर भी असर डालता है। अच्छा, तो ड्यूटी साइकिल और रिपल करंट मालूम होने के बाद अब वो मरहला आता है जहां हम देखते हैं कि क्या हमारा IC वाकई ये काम कर सकता है। जी हाँ, ये एक तरह की सलाहियत की जांच है। हम आईसी की डेटा शीट से उसकी कम से कम करंट लिमिट ILIM min देखते हैं और उसका मुवाजना करते हैं अपने मतलूबा आउटपुट करंट और रिपल करंट के मजमूए से। बिल्कुल, हमें ये यकीनी बनाना है कि आईसी की कम से कम गारंटीड करंट लिमिट हमारे हिसाब करदा पीक इंडक्टर करंट से ज्यादा हो। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर IC ये करंट नहीं दे सकता तो अगर वो टेस्ट फेल हो जाए? अच्छा सवाल है। रिपोर्ट कुछ रास्ते बताती है। एक तो ये है कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। इससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रिपल करंट डेल्टा IL कम हो जाता है, तो आईसी पर पीक करंट का दबाव कम हो जाता है। लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर स्विचिंग के नुकसानात बढ़ जाते हैं, एफिशिएंसी कम हो सकती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि आप ज्यादा ताकतवर आईसी मुंतखब करें जिसकी करंट लिमिट ज्यादा हो, या अगर फर्क बहुत मामूली सा है तो शायद थोड़ी ज्यादा इंडक्टेंस वाला इंडक्टर इस्तेमाल कर लें। ज्यादा इंडक्टेंस से भी रिपल कम होती है, बशर्ते कि वो आईसी की तजवीज करदा रेंज में हो। ठीक, तो ये फैसले करने पड़ते हैं। फर्ज करें आईसी ठीक है, वो करंट दे सकता है, तो फिर हम असल पीक स्विच करंट ISW मैक्स का हिसाब लगाते हैं। जी बिल्कुल, ये वो ज्यादा से ज्यादा करंट है जो आईसी के स्विच, इंडक्टर और अगर बैरूनी डायोड है तो उसे बर्दाश्त करना होगा।
ये अज्जा के इंतखाब के लिए बहुत अहम है। अब आते हैं इंडक्टर के इंतखाब पर। आपने कहा डेटा शीट्स अक्सर एक रेंज देती हैं। यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू चुनने का नहीं बल्कि एक समझौता करने का मामला है। समझौता किस चीज के दरमियान? ज्यादा इंडक्टेंस L और कम इंडक्टेंस के दरमियान। ज्यादा L का मतलब है कम रिपल करंट डेल्टा IL। ये आउटपुट वोल्टेज को ज्यादा हमवार रखता है, शायद एफिशिएंसी भी बेहतर हो। लेकिन ज्यादा इंडक्टेंस वाला इंडक्टर आमतौर पर बड़ा होता है, साइज में और शायद कीमत में भी। और कम इंडक्टेंस? वो छोटा होगा, सस्ता होगा, लेकिन रिपल करंट ज्यादा होगा, पीक करंट ज्यादा होगा जो स्विच और इंडक्टर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आउटपुट रिपल भी ज्यादा होगी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है कारकर्दगी और साइज कीमत के दरमियान। बिल्कुल, क्लासिक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ। अगर डेटा शीट रेंज ना दे तो रिपोर्ट में L का तखमीना लगाने का फॉर्मूला भी है। अच्छा। उसमें आपको पहले रिपल करंट का तखमीना लगाना पड़ता है, आमतौर पर IOUT का मैक्स का 20 से 40%। ये 20 से 40% का इंतखाब कैसे होता है? ये डिजाइनर का फैसला है। अगर आप 20% के करीब रहते हैं तो आप कम रिपल और बेहतर कारकर्दगी चाह रहे हैं, लेकिन इंडक्टर बड़ा होगा। अगर 40% की तरफ जाते हैं तो आप साइज कम करना चाह रहे हैं, लेकिन ज्यादा रिपल और पीक करंट कबूल कर रहे हैं। समझ गया। अब इंडक्टर के बाद डायोड अगर जरूरत हो तो? जी, अगर सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन नहीं है तो बैरूनी डायोड लगता है। रिपोर्ट कहती है शॉटकी डायोड इस्तेमाल करें। शॉटकी ही क्यों? 2 बड़ी वजूहात। एक, उनका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, यानी कम पावर जाया होती है, एफिशिएंसी बेहतर रहती है। और दूसरी, ये बहुत तेज होते हैं, स्विचिंग बहुत तेजी से करते हैं, जो बक कन्वर्टर के लिए जरूरी है। इसकी करंट रेटिंग कितनी होनी चाहिए? इसकी एवरेज फॉरवर्ड करंट रेटिंग IF कम से कम आपके आयु के बराबर होनी चाहिए। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पीक करंट जो हमने पहले निकाला था ISW मैक्स, वो शॉटकी के लिए आमतौर पर मसला नहीं होता, क्योंकि उनकी पीक रेटिंग काफी ज्यादा होती है। लेकिन एक और हिस्सा आपका जिक्र है, पावर डिसिपेशन PDF। जी हाँ, ये हिसाब लगाना जरूरी है कि डायोड में कितनी पावर जाया हो रही है। इससे पता चलता है कि वो कितना गर्म होगा और क्या उसे ठंडा रखने के लिए हीट सिंक की जरूरत है। ठीक है, अब आते हैं आउटपुट वोल्टेज सेट करने पर। ये रेजिस्टर डिवाइडर से होता है? उमूमन हाँ, 2 रेजिस्टर्स R1 और R2 आउटपुट वोल्टेज का एक हिस्सा IC के फीडबैक पिन को देते हैं। ठीक है। इस डिवाइडर को डिजाइन करते वक्त 2 चीजें अहम हैं। एक, IC का रेफरेंस वोल्टेज VFB, जिसे वो FB पिन पर मेंटेन करने की कोशिश करता है। और दूसरा है फीडबैक बायस करंट IFB। ये वो मामूली करंट है जो FB पिन खुद लेता है। तो डिजाइन का असूल क्या है? असूल ये है कि रेजिस्टर डिवाइडर से गुजरने वाला करंट IFB से कम 100 गुना ज्यादा होना चाहिए। 100 गुना? क्यों? ताकि IFB की वजह से वोल्टेज की पैमाइश में कोई गलती ना आए। जब ये शर्त पूरी हो जाए तो R1 और R2 की वैल्यूज Vout और VFB से आसानी से निकल आती हैं। बहुत खूब। अब कैपेसिटर्स की बारी। पहले इनपुट कैपेसिटर से IN। जी, डेटा शीट आमतौर पर कम से कम वैल्यू बताती है इस्तेकाम के लिए। और रिपोर्ट कम ESR वाले सिरामिक कैपेसिटर्स जैसे X5R या बेहतर पर जोर देती है। ये ESR इतना अहम क्यों है? ESR यानी इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, समझें, ये कैपेसिटर की अपनी अंदरूनी मज़ाहमत है। इनपुट कैपेसिटर का काम होता है स्विच ऑन होने पर एकदम से आने वाले करंट पल्स को सप्लाई करना। अगर ESR ज्यादा हो तो इस करंट पल्स से कैपेसिटर खुद गर्म होगा और इनपुट वोल्टेज में ज्यादा रिपल आएगी। और ये X5R या X7R क्या है? ये सिरेमिक कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक मवाद की किस्में हैं। ये इसलिए बेहतर है क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस वैल्यू दर्जा हरारत बदलने या उन पर DC वोल्टेज लगने से ज्यादा कम नहीं होती। अच्छा। जी हाँ, कुछ सस्ते वाले जैसे Wi-Fi V इन हालात में अपनी आधी से ज्यादा कैपेसिटेंस खो सकते हैं, जिससे सर्किट गैर मुस्तहकम हो सकता है। ये एक छुपा हुआ खतरा है। तो बेहतर है X5R
या X7R इस्तेमाल करें? बिल्कुल। और अगर इनपुट लाइन पर वैसे ही शोर ज्यादा हो तो डेटा शीट की कम से कम वैल्यू से ज्यादा कैपेसिटेंस लगाना बेहतर है। यही मंतिक फिर आउटपुट कैपेसिटर COUT पर भी लागू होती होगी, कम ESR, X5R, X7R? जी बिल्कुल, मकसद वही है, आउटपुट वोल्टेज रिपल को कम रखना। यहाँ रिपोर्ट एक और नुक्ता उठाती है, एक्सटर्नल मुकाबला इंटरनल कॉम्पनसेशन का। हाँ, कॉम्पनसेशन वो सर्किटरी है जो कंट्रोल लूप को मुस्तहकम रखती है। ठीक है। अगर कॉम्पनसेशन एक्सटर्नल है, यानी आईसी से बाहर के अज्जा, रेजिस्टर, कैपेसिटर से की जा रही है, तो डिजाइनर को COUT और इंडक्टर की वैल्यू चुनने में ज्यादा आजादी होती है। और अगर इंटरनल हो? अगर इंटरनल हो तो वो अज्जा आईसी के अंदर होते हैं। डिजाइन आसान हो जाता है, लेकिन फिर आपको अक्सर आईसी बनाने वाले की तजवीज करदा L और C वैल्यूज ही इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो COUT का हिसाब कैसे होता है? अगर आप एक खास आउटपुट रिपल चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम COUT का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ कैपेसिटेंस की वजह से होने वाली रिपल को देखता है। कैपेसिटर के ESR की वजह से भी रिपल में इजाफा होता है, उसका अलग हिसाब है। तो दोनों को मिलाकर देखना पड़ता है? जी, लेकिन असल बात यह है, ज्यादातर हकीकी डिजाइन्स में COUT का साइज स्टेडी स्टेट रिपल से नहीं बल्कि लोड ट्रांजिएंट से तय होता है। लोड ट्रांजिएंट यानी लोड में अचानक तब्दीली? बिल्कुल। जब लोड करंट एकदम से बदलता है, मसलन 0 से ज्यादा पर जाता है, तो आउटपुट वोल्टेज में एक झटका लगता है। या तो वो ऊपर जाता है, ओवरशूट, या नीचे गिरता है, अंडरशूट। रिपोर्ट में इस ओवरशूट VOS को कंट्रोल करने के लिए भी COUT का फॉर्मूला है। जी हाँ, ये ओवर अंडरशूट इसलिए होता है कि इंडक्टर करंट को फौरन नहीं बदल सकता। इस दौरान करंट का फर्क COUT से आता या जाता है। ज्यादा COUT इस वोल्टेज के झटके को कम रखता है। और ये अहम क्यों है? बहुत से सेंसिटिव आलात जैसे प्रोसेसर्स वोल्टेज में इस किस्म की तेज तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ट्रांजिएंट रिस्पांस को कंट्रोल करना अक्सर बहुत जरूरी होता है, और यही चीज COUT की वैल्यू तय करती है। तो खुलासा ये हुआ कि ये एक पूरा मरहलावार अमल है। जी। पहले आप बुनियादी चीजें तय करते हैं, वोल्टेज, करंट, आईसी। फिर आप बदतरीन हालात का हिसाब लगाते हैं, पैक करंट, ड्यूटी साइकिल। ये देखते हैं कि आईसी काफी है या नहीं। फिर इंडक्टर और डायोड का इंतखाब करते हैं जो उन हालात को संभाल सकें। फिर आउटपुट वोल्टेज सेट करते हैं रेजिस्टर्स से। और आखिर में इनपुट और आउटपुट कैपेसिटर्स चुनते हैं जो रिपल और ट्रांजिएंट्स दोनों को संभालें। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये हमेशा एक सीधी लकीर नहीं होती, ये तकरारी अमल हो सकता है। आपको शायद पीछे जाकर कुछ फैसले बदलने पड़े, जैसे आईसी बदलना पड़ जाए या फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल। इसीलिए आईसी की डेटा शीट हर कदम पर आपका रहनुमा होती है, और ये TI रिपोर्ट आखिर में सारे फॉर्मूले एक जगह दे भी देती है, जो बहुत मददगार है। ये वाकई एक बहुत मुफीद जायजा था कि बक कन्वर्टर पावर स्टेज के बुनियादी डिजाइन में क्या कुछ शामिल है। जी, गुफ्तगू खत्म करने से पहले एक आखिरी बात सोचने के लिए। हमने अभी बरक़ी हिसाबात की बात की, लेकिन असल दुनिया में इन बुनियादी बातों के अलावा अमली मसाइल भी होते हैं, जैसे थर्मल मैनेजमेंट, कौन सा पुर्जा कितना गर्म होगा, उसे ठंडा कैसे रखा जाए। सही। या EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, कन्वर्टर खुद कितना बरकी शोर पैदा कर रहा है जो दूसरे सर्किट्स को खराब कर सकता है। ये चीजें भी तो अज्जा के इंतखाब और बोर्ड पर उनकी जगह लेआउट पर असर डालती होंगी। बिल्कुल। ये वो इजाफी चीजें हैं जो एक थ्योरी के सर्किट को एक काबिले एतमाद काम करने वाली प्रोडक्ट बनाती हैं। ये एक अलग गहरी बहस है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस अहम पहलू की गहराई में हमारे साथ शरीक होने का शुक्रिया।